अस्सलाम क्लास। चले हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाएं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल भी एनर्जी से ही रिजेंबल करता है। बहरहाल आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी है, वर्ड नाम से वाजे हो रहा है, एनर्जी तो है। आयनाइजेशन, आयन यहाँ से नजर आ रहा है। आयनाइजेशन हो सकता है ऐसी बात कि आयन बनता हो, आयन बनाने के लिए इस्तेमाल होता हो आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी गैसेस एटम में से। क्योंकि जितने भी आपके गैसेस एटम हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना पड़ रहा है तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो बदले में एनर्जी देनी पड़ती है। जो आपके इलेक्ट्रॉन खुद से दे रहे हैं वो बदले में एनर्जी लेते हैं। तो गैसेस एटम, दोबारा पढ़ो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसेस स्टेट या गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है न्यूट्रल जब है। एक तो हो गया मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के ऊपर -2 वैलेंसी कब आएगी? जब वो किसी के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा? जब मॉलिक्यूल बनाएगा। एक तो होता है मॉलिक्यूल, एक होता है एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में, अभी नया नया पैदा हुआ है, उसे अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके पास नजर आया, दो की कमी है, उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो न्यूली बॉन्ड एटम होते हैं उसके साथ हम वर्ड नेसेंट लगाते हैं। आगे टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल किसी भी एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में हो, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में हो, जिसके ऊपर वैलेंसी 0 हो, उसके अंदर से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए, उसके अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो जो मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो यहाँ पर कोई भी एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज मैं कोई भी एटम रैंडमली बना रहा हूँ, अभी कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा। उसके आउटर मोस्ट शेल लेट सपोज ये है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दूंगा, बाहर तो नहीं फेंकूंगा, जो निकाल रहा है वो अपने पास लेके जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से खारिज हो गया, फारिग हो गया। जब ये आपके लेट सपोज लिथियम की बात हो रही है, चले लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। अब लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी ये लिथियम था न्यूट्रल, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करवाया मैंने, यानी निकाल दिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बन गया? लिथियम आयन। इस लिथियम आयन के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जो कि कंप्लीट है, तो ये बन गया लिथियम आयन। अब जो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी जो किसी भी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये सिंपल सा आपके पास किताब के अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह गिवन है। तो जितने भी एटम्स हैं बेसिकली सारे आपके स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबल नहीं है तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे हासिल करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, बदले में एनर्जी मिल जाएगी, या एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे और उसको एनर्जी दे के अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ये आपके पास सिंपल सा एक तो एटम के बारे में बता दिया। अब न्यूट्रल, ये सारी बातें मैंने जो आपके किताब या नोट्स में लिखी हैं वो वही देख के आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें बता दी कि न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव आयन बनाएगा। फिर आपके जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। ये जो प्रोसेस अभी मैंने समझाया है इट इज नोन एज आयनाइजेशन। और जो इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड है या गेन इसने की वो आपके कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस किस पे करती है उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पे। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास लाखों रुपए जेब में पड़े, उसके अगर 1-2 रुपए गिर जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास है ही 10 रुपए, उसके 1 या 2 रुपए गिर जाएं तो रोना शुरू कर देगा। तो जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए।
लेकिन जितना छोटा एटम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी तो आपके एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जितने ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास एनर्जी होगी। अब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर है उतनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी ज्यादा वो दे सकता है। अब जिसके पास एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो बदले में एनर्जी लेगा। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन उसके पास है या नहीं, वो क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने अंदर से एनर्जी निकाल दे। जिसके पास है ही पैसे ज्यादा वो क्या करेगा, किसी को चैरिटी कर देगा, किसी को ऐसी दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन यानी एटम्स के साथ भी ऐसी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? मेरे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के बाद है बेरिलियम, एक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन में निकल गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन में अब और एनर्जी चाहिए होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए उतना मुश्किल है। अब अगर इस वाले एटम को निकालना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये शेल स्टेबल है, कंप्लीट है, इसको निकालने के लिए इंतहाई ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों इंतहाई ज्यादा एनर्जी चाहिए? एक इंसान है जिसके पास अपना घर मौजूद है, किसी इंसान को उसका घर पसंद आ जाए, वो खरीदना चाहे, तो क्या होगा, जो प्राइस एक्चुअल मार्केट में चल रही है उस प्राइस में तो नहीं बेचेगा। उसका अपना घर है ना, उसको पैसे की जरूरत है, वो क्या करेगा, डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना ज्यादा प्राइस में बेचेगा। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं तो लोगों को जो झोपड़ियों में रह रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जाता है कि वो जगह खाली कर दें। वजह उसकी क्या है, वो उनका अपनी अपनी घर है, अपना अपनी जगह है। तो अपना घर जिसका होता है, अगर वो स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है पैसे की, वो क्यों बेचेगा? अनटिल अनलेस इतनी अच्छी ऑफर आए, इतने ज्यादा पैसे मिले कि वो किसी अच्छे से इलाके, किसी और इलाके में अच्छा सा बड़ा सा इससे बड़ा घर ले ले। तो उसी तरीके से एटम के साथ है, जब तक वो स्टेबल है अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा? अनटिल अनलेस कि उसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिले, इतना ज्यादा पैसा मिले कि वो रिश्वत दे के बाहर निकाल दे। वैसे भी रिश्वत देना है और लेना दोनों हराम है, दोनों जहन्नुम की आग में जलेंगे। लेकिन एग्जाम्पल है, जितने ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहरहाल निकल जाता है। आपको घर अच्छी जगह चाहिए, आप अभी अच्छी जगह नहीं रहते, आपको कहीं और रहना है, आपके पास अगर 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसे आ जाए कि अच्छा सा घर मिल जाए आपको, आप ले लेंगे। आपका क्या जा रहा है, कोई नुकसान थोड़ी है। बहरहाल ये तो आपकी सारी बातें हो गई कि किस पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट इसकी हम किलो जूल्स पर मोल कहते हैं, उसकी यूनिट जो होती है वो किलो जूल्स पर मोल होती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये छोड़ दें बेशक, बस किलो जूल्स पर मोल याद रखें, ये आपकी यूनिट होती है। एग्जाम्पल मैंने दे दी, मैग्नीशियम के पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। क्यों? जब मैं आपको ट्रेंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दूसरा ये याद कर लें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 1312 किलो जूल्स पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी 1312 किलो जूल्स पर मोल है। ये सारी चीजें आपके पास नोट्स में और किताब में गिवन है। अब ट्रेंड पे आ जाए, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप में शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास होंगे, कोई बेचारा शरीफ सा इंसान आएगा, बोलेगा एक आध एटम, एक आध इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दें, तो क्या करेगा, चलो ले लो, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, अपने पास रख लो। एक मासूम सा हाइड्रोजन आता है, बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी है मेरे पास, बस इलेक्ट्रॉन अल्लाह के नाम पे दे दें। तो अगर आपके पास सीजियम है, अच्छा खासा बड़ा होता है, सीजियम के पास आता है हाइड्रोजन, वो कहेगा वैसे ही ले लो, एनर्जी भी देने की जरूरत नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो सीजियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वैसे ही दे देगा, थोड़ी सी एनर्जी लेगा। लेकिन वहीं पे अगर हाइड्रोजन आता है लिथियम के पास, लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो बोलेगा मेरे पास है ही 3, अपने पास आपके एक मौजूद है, मेरे पास भी 2 हो जाएंगे अगर मैं अपना एक आपको दे दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। फिर हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा देगा तो लिथियम के पास जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, डिक्रीज हो जाती है। ये अब आपके किताब के या नोट्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस पीरियोडिक टेबल में। क्यों?
क्योंकि जो एडिशन ऑफ न्यू शेल्स डिक्रीजेस द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस का उन पे होल्ड कम हो जाता है। जाहिर है अगर वो मिसाल याद रखें कि आपके पास एक बर्तन है उसमें 32 लोग खाना खाना चाह रहे हैं, तो कुछ बच्चे गोद पे बैठे हैं, कुछ बड़े कंधों पे चढ़ के बैठे होंगे, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस के खाना खा रहा होगा, तो होल्ड कम हो जाता है, सबको खाना नहीं मिलेगा। कुछ दावतें अगर नेट पे देखें तो ऐसा भी होता है ना, लोग जंगली हो जाते हैं और हाथों से चावल की बोटियां निकाल निकाल के खा रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, सबको खाना नहीं मिलता। तो इसी तरीके सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते, जब कंट्रोल में नहीं है तो एक आध इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता है। तो यहाँ पर आपके डाउन द ग्रुप बता दिया कि डिक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपने पीछे एटॉमिक रेडियस में पढ़ा कि श्रिंक हो जाता है। एक ही शेल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस का होल्ड भी उन पे ज्यादा है, छोटा साइज है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। वजह उसकी बताइए, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम, और जो आपका एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस होता है। दूसरा, आपके जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के साथ काफी अट्रैक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बाद में कभी जिक्र होगा तो दोबारा बता दूंगा, अभी शॉर्टली बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फोर्स अप्लाई करते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, नहीं फिजिक्स का टॉपिक है। तो वजह ये सारी मैंने आपको बता दी कि आपके डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे, साइज आपका बढ़ता रहेगा, शेल्स बढ़ते रहेंगे, और आपके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अगर आपकी जेब में लाखों रुपए सिक्कों से भरे में, मेरी एक जेब में जो है 50,000 सिक्के हैं, दूसरी जेब में 50,000 सिक्के हैं, एक 5 या 2-3 रुपए का सिक्का गिर गया, 3 का तो होता भी नहीं, 1 या 2 या 5 रुपए के होते हैं, इवन 10 रुपए का सिक्का भी गिर गया, चले 100 का मैं बना के ले आता हूँ वो भी गिर जाए, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े, 100 रुपए का सिक्का गिर गया तो मैं उसको उठाने के लिए थोड़ी झुकूंगा, पता चले कि और 10 सिक्के गिर जाए। अगर आपने फ्रंट जेब में पैसे रखे हुए हैं और एक सिक्का गिर गया, आप उस सिक्के को उठाने के लिए झुकेंगे, फ्रंट पॉकेट से सारे पैसे गिर जाएंगे। तो इसलिए न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन्स को जिस पे होल्ड नहीं होता उसको जाने देता है, वो वैसे ही उसके लिए बर्डन है, इजाफी बोझ बन के आया होता है इलेक्ट्रॉन, बोलता है जाओ भागो। वैसे ही इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं एक ही प्लेट में, एक आध बच्चा नहीं भी खाएगा कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर इसका रीजन किसी बच्चे को समझ नहीं भी आता, बेटा इसको रट लें, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर या जब आपके ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट के अंदर, वहां पर आपको ये लिखना है। शॉर्ट में तो जाहिर है पूरा डिटेल लिखनी है, लेकिन एमसीक्यू में डिटेल नहीं आती, वहां पर सिर्फ बताना है डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा। तो अब तक मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक?